आज का हमारा टॉपिक है इम्पाइमा। ये डिसीज लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का है। इससे पहले हमने अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसीज क्लियर कर लिया है। तो आज हम लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसीज पढ़ने जा रहे हैं। जो इम्पाइमा वर्ड है इसमें PYE का मतलब है पस। मतलब कि आज हम लोग कलेक्शन ऑफ पस के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ये पस कलेक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। इस डिसीज को समझने से पहले हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसे हम डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारा लंग्स है वो 2 लेयर से कवर होता है। पहला है पैराइटल लेयर, इसे आउटर लेयर भी कहते हैं, और दूसरा है विसरल लेयर, इसको इनर लेयर भी कहा जाता है। और इन दोनों लेयर के बीच में जो कैविटी होती है उसे प्लेउरल कैविटी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं प्लेउरल कैविटी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी डिसीज होती है। तो जब इस कैविटी में ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है तो उसे हीमोथैरेक्स बोलते हैं, और जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसे हाइड्रोथोरेक्स बोलते हैं, और जब एयर का एक्यूमुलेशन होता है उसे न्यूमोथैरेक्स बोलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पस का एक्यूमुलेशन का। तो जब पस का एक्यूमुलेशन होता है उसे पायोथैरेक्स बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है इम्पाइमा। इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि इम्पाइमा क्या है। तो अब हम इम्पाइमा की डिफिनेशन देखते हैं, मतलब कि इम्पाइमा क्या होता है इसे देखते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो प्लेउरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाता है, इसी को इम्पाइमा बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम पायोथैरेक्स है। पायो का मीनिंग है पस, और थोरेक्स, थोरेक्स एक कैविटी है, चेस्ट कैविटी में एक कैविटी है जिसका नाम थोरेक्स कैविटी है। इम्पाइमा को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्लूराइटस एंड सपोर्टिव प्लूराइटस। तो अब हम देखते हैं कि ये पस क्या होता है। तो जो पस होती है वो डेड सेल, इम्यून सेल और बैक्टीरिया से फ्लूइड में फिल्ड होती है, इसी को पस कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, हमने देख लिया कि पस क्या होता है, इम्पाइमा क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्पाइमा की स्टेजेस की, कि कितने स्टेजेस में इम्पाइमा होती है। तो इम्पाइमा के स्टेजेस को 3 स्टेज में डिवाइडेड किया गया है। तो इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेज 1, इसी को एक्जुडेटिव या सिंपल फेज भी बोलते हैं। ये 1 to 3 डेज तक का होता है। यह तब अकर होता है जब प्लेउरल कैविटी में एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है। ये थिन फ्लूइड के साथ साथ लो ल्यूकोसाइट होता है जो इजिली इन्फेक्टेड हो जाता है और पस एक्यूमुलेट करता है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 2, इसी को कॉम्प्लिकेटेड या फाइब्रोपुलुरेंट फेज बोलते हैं। फाइब्रो का मीनिंग है फाइब्रस टिश्यू, और पुरुलेंट का मीनिंग होता है जो चीज सड़ जाती है, और नेक्रोसिस होकर पस बन जाती है, इसी को फाइब्रोपुलुरेंट बोला जाता है। ये 4 to 14 डेज का होता है, और इस फेज में फ्लूइड थिकन हो जाती है और पॉकेट बनने लगती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 3, इसी को प्रैंक या ऑर्गेनाइजिंग फेज बोलते हैं। ये फेज 14 डेज के बाद ही देखने को मिलता है। इस फेज में जो इन्फेक्टेड फ्लूइड होती है वो प्लूरल कैविटी की लाइन में पूरी तरह फैल जाती है, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारा लंग्स होता है वो पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाती है, जिसके कारण डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलता है। तो ये था इसकी स्टेजेस। नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्पाइमा की कॉजेज यानी इसकी इटियोलॉजी और इसकी रिस्क फैक्टर के बारे में। तो इम्पाइमा के कंडीशन में इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और स्टाफिलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट पॉइंट है वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण भी देखने को मिलता है, और फंगल इन्फेक्शन के कारण भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉजेज है लंग अब्सेस, का मतलब यह है कि जब लंग्स में पस फॉर्मेशन हो जाए तो इम्पाइमा का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट ट्रॉमा, अगर किसी कारण चेस्ट में ट्रॉमा हो गया तो हो सकता है कि इम्पाइमा को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निमोनिया, निमोनिया के कंडीशन में सबसे ज्यादा चांस होता है कि इम्पाइमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉजेज है COPD। नेक्स्ट पॉइंट है COPD, इसका मतलब यह है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इस डिसीज के कंडीशन में इम्पाइमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है कि उसे इम्पाइमा की कंडीशन देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग, जो इंसान स्मोकिंग ज्यादा करता हो बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि उसे इम्पाइमा हो जाए, या कोई भी रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म से भी रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसीज देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है चेस्ट सर्जरी, चेस्ट सर्जरी के बाद भी इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इम्पाइमा की कंडीशन देखने को मिले। तो ये था इसकी कॉजेज और रिस्क फैक्टर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में ये देखेंगे कि इम्पाइमा की कंडीशन
कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर आएंगे और इटियोलॉजिकल फैक्टर आकर और प्लूरल इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब कि प्लूरल कैविटी है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तो जब इन्फेक्शन होगा वहां पर प्लूरल कैविटी में, तो वहां पर एबनॉर्मल पस फॉर्मेशन होगा प्लूरल कैविटी के अंदर, और जब पस फॉर्मेशन हो जाएंगे वहां पर, तो जो हमारे लंग्स का आउटर मेम्ब्रेन है उसकी विड्थ बढ़ने लगेगी, मतलब कि उसकी चौड़ाई बढ़ने लगेगी, जिसके कारण लंग्स कंप्रेस होने लगते हैं। और जब लंग कंप्रेस हो जाता है तो उसका मूवमेंट लॉस हो जाता है, जिसके कारण लंग्स कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है, मतलब कि मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। लंग्स को जितना जगह चाहिए मूवमेंट करने के लिए उतना उसे मिल नहीं पाता है, और इसी को फ्रोजन चेस्ट या इमोबाइल चेस्ट बोलते हैं। और चेस्ट ही फ्रोजन हो गया, इमोबाइल हो गया, उसके कारण डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, मतलब कि सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसी कंडीशन को इम्फाइमा बोलते हैं। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अब देखते हैं इम्फाइमा की साइन और सिम्टम। तो इम्फाइमा की कंडीशन में क्या क्या साइन और सिम्टम आते हैं इसे देखते हैं। तो जो सबसे पहले आएंगे प्लूरेटिक चेस्ट पेन आएंगे, मतलब कि चेस्ट में वहां पर पेन होगी, वहां पर ऐसा पेन होता है जैसा कि कोई चाकू से मार रहा हो। उसके बाद फीवर एंड चिल, जब भी कोई इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो वहां पर फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजनिया। डिजनिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारा लंग्स है अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाता, फैल नहीं पाता है, जिसके कारण डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसी को डिजनिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इम्फाइमा के कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट लॉस। वेट लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। जब इंसान अपनी डाइटिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उसे वेट लॉस होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट स्वेट। इम्फाइमा के कंडीशन में नाइट स्वेट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट इसलिए होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, डिस्कम्फर्टनेस फील होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इन सब वजह से वो खाना नहीं खाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कफ। इम्फाइमा के कंडीशन में कफ भी देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर लंग्स में काफी इरिटेशन होती है, गले में भी काफी इरिटेशन होती है, जिसके कारण कफ भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंफ्यूजन। इम्फाइमा के कंडीशन में काफी कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, इसी के कारण कंफ्यूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्फाइमा की डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, मतलब कि इसकी टेस्ट के बारे में कि इम्फाइमा की कंडीशन में हम क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में हम ये देखेंगे कि उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है और पास्ट हिस्ट्री क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम स्पेशली चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीसी। सीबीसी में व्हाइट ब्लड सेल का काउंट देखेंगे और इसमें इन्फेक्शन का पता लगाएंगे कि इन्फेक्शन कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरे। एक्सरे को हम स्पेशली चेस्ट एक्सरे करेंगे ताकि पता लग सके कि कौन सी डिसीज है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो कहाँ पर हुआ है। पॉइंट है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस एंड कल्चर। इसमें हम चेस्ट में ट्यूब प्लेसमेंट करके या इंजेक्शन से एस्पिरेट करके फ्लूइड का टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि किस कारण से ये डिसीज कंडीशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हम विजुअलाइज करेंगे प्लूरल इनहेंसमेंट का, स्प्लिट प्लूरल साइन का और पोजीशन ऑफ ट्यूब का। तो ये थी इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूशन यानी इसकी टेस्ट। नेक्स्ट अब बात करेंगे इम्फाइमा की मैनेजमेंट की यानी इसकी ट्रीटमेंट की। इसमें हम देखेंगे कि इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इम्फाइमा के कंडीशन में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आएंगे सबसे पहले एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया को रिड्यूस करेगा, जैसे कि पेनिसिलिन और वैनकोमाइसिन। अगर इम्फाइमा वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो हम एंटीवायरल देंगे जो वायरल इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा, जैसे कि सिक्लोविर एसिक्लोविर। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पर चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, इसलिए हम एनाल्जेसिक देंगे जो रिड्यूस करेगा पेन को, जैसे कि आइबुप्रोफेन और डिक्लोफेनिक। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक इसलिए देंगे क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण हमें फीवर देखने को मिलता है, तो फीवर को मेंटेन करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देते हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकोडायलेटर।
ब्रोंकोडायलेटर इसलिए देंगे ताकि जो हमारा लंग्स है वो डायलेट कर सके, मतलब कि जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलीफ करें। इसका एग्जांपल है सल्बुटामोल, अल्बुटेरोल। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन को रिड्यूस करेगा, जैसे कि सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन। तो ये थी इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। इन सब ड्रग से इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में एक माइनर सी सर्जरी है जिसका नाम है चेस्ट ड्रेन। इसी को थोरासेंटेसिस भी बोलते हैं। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो इंसर्ट किया जाता है हमारे लंग्स के अफेक्टेड एरिया में, जो हेल्प करता है फ्लूइड को ड्रेन करने में, और कभी कभी इंजेक्शन के थ्रू ड्रेन कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन डिकॉर्टिकेशन। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो चेस्ट वॉल में इंसिजन लगाकर जो हमारे फाइब्रस लेयर होते हैं उसे रिमूव कर लिया जाता है। तो ये थी इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसकी सपोर्टिव केयर की। सपोर्टिव केयर का पहला पॉइंट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज ऑर्डर्ड, मतलब कि जब डॉक्टर ऑर्डर करेंगे तो उसे हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि उसे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन एक मेडिकल प्रोसीजर है जो लिक्विड मेडिकेशन का मिस्ट इनहेलेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इरिटेंट्स। इसमें पेशेंट को हम एडवाइस देंगे कि वो इरिटेंट्स जैसे कि स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म ना करें ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड पोजीशन। पेशेंट को हम इसमें पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें कॉलर पोजीशन देंगे ताकि उसे ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट को हम इंकरेज करेंगे कि वो डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करें ताकि उसे जो लंग्स में इरिटेशन हो रहा है उससे रिलीफ मिले और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी। हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी ताकि उसे जो डिस्कम्फर्टनेस फील हो रही है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जो लंग्स में कंजेशन हुआ है वो इजीली पास हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज एडवोकेट रेस्ट, मतलब कि इसमें पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले जो हेल्प करेगा जल्दी रिकवर होने में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड क्लेम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, मतलब कि पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट दे जो शांत हो। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज पेशेंट टू टेक वेल बैलेंस डाइट। इसमें हम पेशेंट को बैलेंस डाइट देंगे ताकि उसे न्यूट्रिशन की कमी ना हो, एनर्जी उसे मिलता रहे और वीकनेस ना फील हो। तो ये थी इसकी मैनेजमेंट यानी इसकी ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की, मतलब कि इम्पाइमा की कंडीशन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो जो पहला कॉम्प्लिकेशन है रूलर थिकनिंग, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है रिड्यूस लंग फंक्शन, और लास्ट कॉम्प्लिकेशन है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये इसकी तीन थी कॉम्प्लिकेशन। तो आज हम लोग ने इम्पाइमा की डेफिनेशन पढ़ लिया, स्टेजेस पढ़ लिए, इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लिए, साइन और सिम्टम पढ़ लिए, डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन पढ़ लिए और मैनेजमेंट भी पढ़ लिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।